नमस्कार बच्चों। जैसा कि आपको पहले से ज्ञात है जो कि आपको 1 से लेके 16 तक प्रश्न जो आते हैं, 1 से लेके 16 तक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं, जो 1 नंबर का होता है। ये 1 नंबर का होता है और 16 17 से लेके 20 तक का जो क्वेश्चन है, वो 4 नंबर के आते हैं। वो भी 4 5 क्वेश्चन आएँगे, एक उसमें ऑप्शनल होगा। तो ये 4 सवाल है जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आएंगे। तो कुल मिलाकर के 32 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न से आपको मिल सकता है। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप एक तरह से पूरे चैप्टर का एक तरह से समरी होता है। उसमें बहुत तरह के प्रश्न बन सकते हैं। यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार है तो आप उसके सवाल का आंसर दे पाएंगे। तो मैं अमरनाथ झा आपके लिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल को लेकर के आ रहा हूं जो कि विगत 5 साल के प्रश्न पत्र में ये लगभग सवाल आया हुआ है। तो उसको लेकर के मैं आ रहा हूँ। ये आज मैं चैप्टर नंबर 1 का जो सवाल है उसको लेकर के आपके सामने आया हुआ हूँ। तो देखिए जो सवाल आता है, पहला सवाल देखिए। जैसे आता है रूट 3 और रूट 5 के बीच 2 परिमेय और 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपको कक्षा 9th में आपने किया है प्रैक्टिस, लेकिन इस साल उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए रूट 3 की वैल्यू आपको यदि याद हो और रूट 5 की वैल्यू याद है तो आसानी से आप कर सकते हैं। यदि आपको इसमें से किसी एक का भी याद है, रूट 3 का जनरली हमारे बच्चे को आता है किसी एक का भी याद है, इस ये है, इसके बदले कोई और भी संख्या हो सकता है। तो ये है, इसका याद हो सकता है। रूट 2 भी दे सकता है, रूट 3 भी दे सकता है। तो किसी एक का भी याद है तो भी आपको सवाल हल हो जाएगा। अब देखिए जैसे रूट 3 का आपको पता है 1.732 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे बड़ी और रूट 5 से छोटी एक अपरिमेय और परिमेय निकालना है। तो देखिए अपरिमेय जब निकालते हैं, अपरिमेय के लिए हम क्या करेंगे? जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर निकालने के लिए 1.7 है, तो इससे ठीक बड़ी वाली कोई संख्या लिए तो हम ले सकते हैं 1.74 भी ले सकते हैं, 75 भी ले सकते हैं, 1.75 ले लिए। और किसी एक संख्या को रिपीट कर सकते हैं जिससे, या 751, 752, 753, इस तरह की, ये रिपीटेशन नहीं हो रहा है। या किसी एक संख्या को लेकर के आप जैसे 7 ले लिया जीरो, फिर 7 700, 7 7 0 किसी एक संख्या को रिपीट कर दे तो ये अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे 1.80, 800, 800, इस तरह से रिपीट नहीं हो रहा है तो ये अपरिमेय संख्या। 1.7911, किसी एक संख्या को रिपीट कर दीजिए, मतलब उसको बढ़ाते जाइए। या इस तरह भी लिख सकते 1.81, 82, 83, 84, इस तरह ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और परिमेय संख्या इसके बीच में लेने हैं, यानी जो संख्या परिमेय कौन सा होता है? जो टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी शांत हो तो वो तो पूरी तरह से परिमेय है, और अशांत और आवर्ती हो तो भी वो हो सकता है। जैसे हो गया आप ले सकते हैं 1.8, इसके बीच में ये परिमेय, परिमेय में, रेशनल में 1.8 या 1.79, क्योंकि 73 था उससे ठीक बड़
और इसके ऊपर बार लगा दिए तो हो गया। ये भी हो सकता है, या 1.792, ये भी कोई संख्या है पूरी तरह से कटने वाला स्थान, तो ये हो गया। इसके बीच में परिमेय और अपरिमेय संख्या आ सकता है, पूछता है, तो इसकी हमें प्रैक्टिस हो गई। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ निकाल। कई बार बच्चे इसमें प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, भाज्य को कंपोजिट नंबर और अभाज्य को प्राइम नंबर। तो ये कंपोजिट और प्राइम में कंपोजिट और प्राइम, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो बीच के पहाड़े से कट, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य देख ले, और एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और क्या है, आप एक बार समझ लेंगे तो आप आंसर दे सकते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा, जब आपको पता है जैसे 2 × 2 लिखते हैं इसको, और इसमें तो दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो एचसीएफ इसका 2 हो गया। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 2 हो गया। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ 2 होता है, ये लिखें। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब कहता है दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। दो प्राइम नंबर का एचसीएफ जो होगा, दो प्राइम नंबर जैसे, तो प्राइम नंबर कहते किसको है? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका एक और अपने आप जिस पहाड़े में आते, यानी बीच के पहाड़े में वो ना कटे, बीच के पहाड़े में वो ना आए। जैसे 5 है तो 1 और 5, और 7 भी है तो 1 और 7, इसके 2 ही गुणनखंड होंगे, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? ये दोनों में है एक, एक तो होगा ही, तो इसका दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखें। दो पीछे वाले दो सबसे छोटी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ 2, और सबसे दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। अब अगला, किसी एम पूर्णांक के लिए सम और विषम पूर्णांक को लिखिए। अब कोई एम संख्या है, अब आपको कहेगा ये कोई भी संख्या है, तो किसी सम को हम कैसे डिनोट करेंगे? यदि 2m कर दिया जाए तो ये तो हमेशा इस कि कोई m संख्या, इसका दुगुना जो होगा 2m जो होगा, हमेशा ही आपको ये नहीं पता है जो कि m कौन सी संख्या है, तो m विषम है तो भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इवन है तो भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सम हो जाएगा। यानी इवन के लिए हम लिख सकते हैं, इवन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2m, और विषम यानी ऑड को हम लिख सकते हैं, इसमें एक प्लस कर दिए तो 2m+1, ये विषम का हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है किसी m पूर्णांक के लिए सम संख्या लिखिए, तो 2m, या विषम पूर्णांक लिखिए तो 2m+1। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि इस तरह के सवाल भी आते हैं, आपसे पूछा, और कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, p बराबर में a की 3 और b की 2, b का स्क्वायर, a का क्यूब, और q बराबर में दिया हुआ है a की 2 और b की 3। तो सबसे पहले एलसीएम, इसी को यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन या उससे आपने बनाया है, तो इसको ए 3 बार लिख सकते, ए गुने ए और गुने बी, दोनों तरीका बता रहा हूं आपको। और ए को लिख सकते हैं ए, और बी को लिख सकते हैं गुने बी। ठीक है, तो यदि हम इसका एच सी एफ लेते हैं, एच सी एच सी एफ लेते हैं तो क्या होता है? अब देखिए, जो दोनों में होता है वो कॉमन लेते हैं हम। ये हो गया ए, फिर दूसरा ए, फिर बी, फिर दूसरा बी,
तो यानी क्या हो गया, ए की दो और बी की दो, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो एचसीएफ में हम यही चीज लेते हैं जो स्मॉलेस्ट पावर है। एक में स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 है, और बी का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 है। वही चीज यहाँ भी आया यहाँ। तो देख लीजिए इस तरह क्या, आप कंफ्यूज ना हो सिर्फ। और एलसीएम में, एलसीएम यदि लेंगे तो ग्रेटेस्ट पावर सबसे बड़ी मतलब ए में जो अधिकतम पावर है, अधिकतम घात जो है, अब अधिकतम घात क्या है, 3 है, और बी की अधिकतम घात क्या है, 3 है। यदि इससे करेंगे तो ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और एक ए छूट गया तो ए स्क्वायर, और बी तो स्क्वायर तो था ही, और एक ए छूट गया यानी ए, और एक बी छूट गया, तो क्या हो गया, ए की 3 और की 3 यहाँ भी आए। ठीक है, तो इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। आपको कई बार पूछा जाता है इस तरह से, आपको एलसीएम या एचसीएफ का रूप दे दिया जाएगा। अब देखिए 65 और 117 का एचसीएफ दिया हुआ है, ये इसके रूप में है। तो आप चाहें तो पहले इसमें 65 बराबर में 65 का अभाज्य गुणन, पहले एचसीएफ निकाल लें। तो 65 के लिए हम लिख सकते हैं 5 इंटू 13, 13 पंचे 65 होता है, और 117 देखिए यही से दिख जाएगा। जो यदि आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड से कर सकते 117। तो पहले 3 से जा रहा है, तो ये होता है 3 और 9, फिर 3 से जाता तो ये होता 13, तो यानी 13 9 जा होता है 117। तो इसको लिख सकते हैं 13 3 इंटू 3। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर में हो जाएगा ये 13। बाकी तो तो आपको कह रहा एलसीएम भी दे सकता है, इसके बदले एलसीएम भी दे, तो एलसीएम निकाल लें। अब ये बराबर में 30 लें, आपको दिया हुआ एचसीएफ दिया हुआ है, यानी 65m माइनस 117 इजकल टू एचसीएफ है। ये एचसीएफ, तो एचसीएफ आप निकला क्या है, एचसीएफ निकला है 13। तो ये बराबर होना चाहिए 13 के। अब 65m, इसको सॉल्व कीजिए। अब ये मत कहिएगा जो कि हमने इस तरह के सवाल नहीं बनाए, मैं इसीलिए ये सवाल लेकर के आया हूँ, इस तरह का सवाल लेके आया हूँ। तो 13 प्लस 100, ये माइनस है, दूसरे साइड जाते ही प्लस हो जाएगा 117, यानी हो जाएगा 130। तो m बराबर में 130/65, यानी हो जाएगा इसको डिवाइड करेंगे तो 2, तो m की वैल्यू 2 आया। इसी तरह एलसीएम भी पूछ सकता है, यहाँ पे एलसीएम के बदले ये दे सकता है, इस तरह का दे सकता है। तो आप इसका एल जो कहेगा वो निकाल लें, फिर उस तरह से बनाएं। ठीक है, अब कहता है यहाँ पे एक सवाल आता है, ए और बी का एचसीएफ 7 और एलसीएम 25 हो सकता है। ये मैं छोटा नंबर लेकर के आपको दिखाया हूँ, इस तरह के भी सवाल आते हैं। एचसीएफ अभी आपने इस सवाल में देखा, इससे पहले जो एलसीएम, ये एचसीएफ था हमारा, ये तो ये इसमें आ ही रहा है, मतलब एलसीएम में ये आ ही रहा है। तो यानी एचसीएफ जो होता है, एलसीएम जो होता है एचसीएफ का कोई मल्टीपल होता है, यानी एचसीएफ एलसीएम का एक फैक्टर होता है। एलसीएम जो होता है जब का कोई फैक्टर होता है, एचसीएफ इंटू कुछ ना कुछ होनी चाहिए, कुछ ना कुछ संख्या होनी चाहिए, यानी एचसीएफ जो होगा एलसीएम का एक फैक्टर होगा, यानी पूरी तरह से डिविजिबल होगा। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होगा। यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है, 25 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा जो होगा एलसीएम एचसीएफ से विभाजित होगा, यानी कोई ना कोई फैक्टर होगा। ठीक है,
ये ध्यान में रखें। जैसे अभी हमने पीछे निकाला था, एलसीएम आया था ए क्यू और बी क्यू, और एचसीएफ आया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ए की दो तो इसमें है ही, ये डिवाइड करते, इससे डिवाइड करते ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो ये डिवाइड हो करके ए बी बचता ना, तो ये इससे हमेशा विभाजित है। एलसीएम जो होता है एचसीएफ से हमेशा विभाजित होता है, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपसे इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, और बच्चे ये सवाल देख करके अभी भी उन लोगों को तो मस्ट डू में दिया गया है, लेकिन वो घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, प्लस ये सारे पद एक हैं, और ये दूसरा पद है, प्लस या माइनस बहुपद आपने पॉलिनोमियल में देखा होगा, बहुत सारे पद हो जिसमें, तो ये प्लस या माइनस से पदों की संख्या घटती या बढ़ती है। तो यहाँ पे दो पद है, एक ये पद और एक ये पद, तो दोनों में भाज्य किसको कहेंगे? बीच के पहाड़े से यदि कट जाए, बीच के पहाड़े से बीच के किसी संख्या से विभाजित हो जाए, यानी एक और अपने आप के अलावा कोई और फैक्टर हो जाए, कोई और गुणनखंड हो जाए, तो उसको भाज्य कहेंगे। तो हमें ये देखना है कोई और संख्या इसमें कॉमन है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यानी प्लस के दूसरे साइड देखेंगे और इधर देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 7 कॉमन है, तो बाकी लिख दे 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6, और इधर 7 के बदले एक भी लिख सकते या नहीं भी लिख सकते, और इधर एक। ठीक है, तो यानी ये 7 से डिविजिबल है, 7 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, 7 एक फैक्टर है इसका, यानी एक 7 जो है इसका एक नंबर है जो जिससे विभाजित हो रहा है, तो बीच के पहाड़े से कट गया, तो यानी ये भाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो इसमें है, क्या 6 का पावर n कभी 0 पे समाप्त हो सकता है? तो वैसे इसके बदले कुछ और भी यहाँ पे n यहाँ पे लिख गया है, यहाँ पे होना चाहिए, तो 6 का पावर n कभी 0 पे समाप्त हो सकता है। वैसे इसके बदले 4 का पावर n भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। मैं तो 6 का पावर, देखिए 6 का पावर 1 कहाँ पे खत्म होता है? 6 पे। 6 का पावर 2 कहाँ पे खत्म होता है? 36। 6 का पावर 3 जो होता है, यानी 6 को कितनी बार भी करे तो हमेशा 6 पे ही खत्म हो रहा है, 0 समाप्त ही नहीं हो रहा है। या दूसरा तरीका ये देखे, 6 किस किस के टेबल में आ रहा है? 2 के टेबल में आ रहा है और 3 के टेबल में आ रहा है, तो 2 × 3 लिख सकते हो, और n, और 2 का पावर n भी कभी शून्य पे खत्म नहीं होता है, इसी तरह 3 का पावर n भी कभी शून्य पे खत्म नहीं होता है, तो इसलिए ये भी कभी शून्य पे खत्म नहीं होगा, तो ये आपको कंडीशन लिखना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको इस तरह के भी सवाल पीछे पूछा गया है, जैसे दिया हुआ 3 घंटियां क्रमशः 4, 12, 20 मिनट के अंतराल पर बजती है, यदि दोनों एक साथ बजे तो दोबारा एक साथ कितनी देर बाद बजेगी? दोबारा ये या इसी को दूसरे रूप से दे दिया जाए, पार का एक आदमी 4 मिनट, मतलब 3 आदमी 4 मिनट, 12 मिनट और 30 मिनट में चक्कर लगा रहा है, और यदि एक साथ तीनों चलना शुरू किए तो कितनी देर बाद तीनों मिलेंगे? तो कितनी देर बाद तीनों मिलेंगे? ठीक है, तो इस तरह के लिए आपको इसका एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, तो 4, 12 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे। 4, 12 और 20 का यदि एलसीएम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से या जिस विधि से भी निकाल लें, तो ये उतने मिनट बाद दोनों मिलेंगे। इसमें भी कई बार समय दे दिया जाता है, मान लीजिए जो कि 8 बजे मिला एक साथ, तो 8 बजे के बाद कितनी देर बाद मिलेगा? तो इसका जो हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 4 का हो जाएगा 2 × 2, और 12 का होगा 2 × 3। ठीक है, और 20 का हम निकालेंगे तो 5, 4 × 5 = 20 होता है, 2 × 2 × 5। तो इसका एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो दोनों में है पहले वो लिखते हैं, 2, इधर वाला 2, फिर 3 और फिर 5, तो कितना हो गया? 5 × 15 = 60।
60 मिनट। 60 मिनट बाद मिलेगा, यानी 60 मिनट बाद दोबारा मिलेगा। जितना इसका एलसीएम होगा इतने देर। अब इसी में पूछ दे जो कि पहले 8 बजे एक साथ चलना शुरू किया था, तो अगली बार एक उसमें इतना मिनट जोड़ देंगे, तो उतनी देर बाद मिलेंगे, 9 घंटे बाद मिलेंगे, मतलब 9 बजे फिर मिलेंगे। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बाकी इस तरह के प्रश्न आप इसका दशमलव प्रसार आप निकालना सीखे हैं। इसमें ध्यान देना है, यदि जो इसका हर है 2 या 5 या दोनों, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो शांत होगा। शांत के लिए चाहिए कंडीशन 2 या 5 या दोनों हो, तो शांत होगा। बाकी कुछ भी रहे तो अशांत होगा। लेकिन वहां पे कंडीशन है, यदि वो संख्या ऊपर से तब वो ऊपर वाले से देखेंगे, यानी जो न्यूमरेटर है उससे देखेंगे, यदि वो डिवाइड हो रहा है, वो हट रहा है, यानी उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म देखेंगे। यदि वो हट रहा है, उस वहां से कट जा रहा है, तो और कटने के बाद सिर्फ 2 और 5 ही रहे, या तो 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे। कितनी बार भी हो सकता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, कितनी बार भी हो सकता है, तो वो शांत कहलाएगा। यदि उसके अलावा कुछ भी रहे तो वो अशांत कहलाएगा। ठीक है। और शांत रहेगा तो आपसे पूछेगा इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कितने अंक बाद होगा, दशमलव प्रसार कितने अंक तक होगा। तो इस पहले देख लिए 2 या 5 या है तो शांत। अब इस तब देखेंगे जो कि किसका घात, किसका जो एक्सपोनेंट है वो सबसे ज्यादा है, कितना है। तो इसमें देखेंगे कि कितना कौन सबसे ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है, तो 7 अंक बाद शांत होगा। यही देखना है। बाकी आप लोगों ने अपरिमेय संख्या सिद्ध करना कर ही लिया होगा। मस्ट डू चैप्टर से एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना सीख ही लिया होगा, और अंक गणित का आधारभूत प्रमेय भी सीख लिया होगा। ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं अगला जो वर्कशीट, अगला दूसरा चैप्टर का भी भेजूंगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।